नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंधक बनाए जाने की चर्चा के बीच अब बिहार आ रहे लालू, महागठबंधन का कलह गहराया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जाति जनगणना पर बोले तेजस्वी यादव, असली तस्वीर सामने लाने के लिए ये बेहद जरूरी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी की संभावित जीत पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा सत्यमेव जयते की रीत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बंधक बनाए जाने की चर्चा के बीच अब बिहार आ रहे लालू, महागठबंधन का कलह गहराया। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन व लालू परिवार का कलह चरम पर दिख रहा है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने 2 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव पर प्रत्याशी की कांग्रेस की मांग को खारिज करते हुए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर बगैर नाम लिए लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बना लेने का बड़ा आरोप लगा दिया है। इस पर तेजस्वी ने भी जवाब दिया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक बिहार आ रहे हैं। उधर चिराग पासवान ने भी विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा का महागठबंधन के साथ साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने भी मुश्किल खड़ी कर दी है। यहाँ एक जगह पढ़े बिहार की तमाम बड़ी खबरें। तेज प्रताप यादव के लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाए जाने के आरोपों के बीच अब लालू बिहार आने वाले हैं। माना जा रहा है कि वे 22 अक्टूबर को पटना आ सकते हैं। वे कुशवेश्वर स्थान और तारपुर सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जाति जनगणना पर बोले तेजस्वी यादव, असली तस्वीर सामने लाने के लिए ये बेहद जरूरी। जी हां दोस्तों, बिहार में जाति जनगणना को लेकर विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। विपक्ष के नेता, खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी ने जाति जनगणना को बेहद जरूरी बताया है। आरजेडी नेता का कहना है कि इससे कई कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे प्रोफेशनल वाले लोगों को भी आमंत्रण किया है। आज यानी कि रविवार को पटना में डॉक्टरों के एक कार्यक्रम में आरजेडी नेता ने कहा, हम नई सोच के हैं, हमें नया बिहार बनाना है। हमारी पार्टी में मास कैपिटल बहुत है, अब हमें ब्रेन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जरूरत है। हम चाहते हैं कि इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे प्रोफेशनल हमारी पार्टी से जुड़े। वहीं जाति जनगणना पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक आपके सामने असली तस्वीर नहीं आने वाली है। इससे सरकार को कल्याणकारी योजना बनाने में आसानी होगी। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले देश के गैर भाजपा नेताओं को पत्र लिखकर पिछड़े वर्गों के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर समर्थन मांगा था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी की संभावित जीत पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा सत्यमेव जयते की रीत। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संभावित जीत को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ये जो ममता दीदी जी की जीत है, वही तो सत्यमेव जयते की रीत है। बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद मतगणना हो रही है। यहां से ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे चल रही हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस सीट पर अपनी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा है। इससे पहले बीजेपी ने जीत के तमाम दावे किए थे, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी 34,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। इस तरह उनकी जीत तय मानी जा रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की संभावित जीत के लिए उन्हें पहले से ही बधाई दे दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मुद्दे ने तूल पकड़ा। अखिलेश यादव ने घटना को अमानवीयता बताया। राहुल गांधी बोले बलिदान बेकार नहीं जाने देंगे। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में किसानों आंदोलन पर मंत्री के बेटे के गाड़ी चढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा, मोनू, ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें अब तक 5 की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताया है। अखिलेश ने कहा है कि यही हाल रहा तो यूपी में भाजपा न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी जो चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा कि भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है। उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे। बहुत हो चुका। ये किसानों का देश है, भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर में हुई घटना पर गरमाई अब की राजनीति, किसानों के साथ राकेश टिकैत रवाना, प्रियंका गांधी भी जाएंगी। जी हां दोस्तों, लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। अंदेशा है कि आने वाले कुछ दिनों तक किसान आंदोलन का केंद्र उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बनने वाला है। कांग्रेस, सपा समेत दूसरे बड़े दल को नेताओं ने भी मामले में बीजेपी की भर्त्सना करने के साथ किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों की मौत की जानकारी मिलते ही निकल पड़े हैं। किसानों और बीजेपी नेता के बीच हुई झड़प पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि गाड़ियों से किसानों पर हमला किया गया है, उनके ऊपर फायरिंग भी गई है। अब हम लखीमपुर के लिए निकल रहे हैं और किसानों के बीच में जाकर आगे की अपडेट देते रहेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली की टाइम फिस, तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं को नंबर 1 का दर्जा मिला है। रुको, बिहार को ये दर्जा ऊपर से नंबर 1 नहीं बल्कि निचले पायदान से मिला है। अब राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीतीश सरकार मौन धारण किए बैठी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं को मिले दर्जे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने तो कहा था कि यह थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनसे बिहार संभल नहीं रहा। इनको बिहार संभालने में, बिहार के लोगों की तरक्की में और न ही बिहार को आगे बढ़ाने में कोई रुचि है, बल्कि इनको बस अपनी कुर्सी बचानी है। नीति आयोग ने हाल ही में देश भर के जिला अस्पतालों की स्टडी में बिहार के जिला अस्पतालों को सबसे खराब और पुडुचेरी के जिला अस्पतालों सबसे अच्छा स्थान दिया। पुडुचेरी के अस्पतालों में औसतन 222 बेड उपलब्ध हैं, जबकि बिहार की हालत सबसे ज्यादा खराब है। बिहार के जिला अस्पतालों में औसतन मात्र 6 बेड मौजूद हैं, जबकि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक IPHS 2012 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 22 बेड होने चाहिए। यह दिशा निर्देश 2001 की जनगणना के जिला जनसंख्या औसत पर आधारित है। नीति आयोग के अनुसार 217 जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर पाए गए। यह पाया गया कि जिन जिलों में आबादी कम है, वहां बुनियादी ढांचे से संबद्ध प्रदर्शन से जुड़े प्रमुख संकेतकों की स्थिति बेहतर है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कर रही है समाजवादी पार्टी, कई विधायकों की उम्मीदवारी पर लटकी तलवार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले पार्टी 3 चरणों में स्क्रीनिंग कर रही है। स्क्रीनिंग पार्टी विधायकों के क्षेत्र में भी की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहने वाले और जिला पंचायत चुनाव में दगाबाजी करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में कई विधायकों के टिकट पर तलवार लटक रही है। अभी समाजवादी पार्टी के 49 विधायक और 48 विधान परिषद सदस्य हैं। इनमें से कई विधान परिषद सदस्य भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी दलों से आने वाले वरिष्ठ नेता भी टिकट मांग रहे हैं। कुछ को पार्टी हाईकमान की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। जिन सीटों पर अभी सपा विधायक नहीं है, उन सीटों पर पार्टी ने आवेदन मांगे थे, लेकिन कई सपा विधायकों के इलाके से भी आवेदन आ गए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार टिकट बंटवारे को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाया जाएगा। हर तरीके से सावधानी बरती जाएगी। टिकट दावेदारों की लंबी सूची होने बाद भी सपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हर हाल में जताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। जिस उम्मीदवार पर संशय होगा, वहां दूसरे विकल्प देखा जाएगा। पार्टी ने ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में एक चरण का सर्वे करा लिया है। जहां विधायक नहीं है, वहीं अलग अलग टीमें जाकर सियासी समीकरण भाप रही हैं। अब विधायकों के क्षेत्र में स्क्रीनिंग की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022, ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इन 100 सीटों पर फैसला पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठकों के कई दौर के बाद लिया गया है। इसके लिए पार्टी हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित करने जा रही है। यह काम आने वाले 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। AIMIM का पहला प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में होगा, जो कि 10 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे पहले 3 अक्टूबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों के प्रभारी इन 100 सीटों पर उम्मीदवारों की रिपोर्ट देंगे, जिसमें आवेदन करने वाले लोगों की पूरी रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी और इसी आधार पर पार्टी उम्मीदवार को टिकट भी देगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के 5 कार्यक्रम तय किए हैं। इनमें से 3 कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक पूर्वांचल में और एक मध्य उत्तर प्रदेश में होगा। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों के बीच में गठबंधन किया जा सके। हालांकि ओवैसी ने प्रगतिशील समाज पार्टी, लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ मुलाकात करके यह इशारा लिया है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी भागीदारी मोर्चा का हिस्सा हो सकती है। भागीदारी मोर्चा सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बनाया है, जिसमें संयोजन का जिम्मा शिवपाल यादव पर छोड़ा गया है।
इन नेताओं की आपस में कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं और बातचीत अंतिम स्तर पर है। कहा यह भी जा रहा है कि शिवपाल यादव आखिर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिला सकते हैं। इसी के चलते इस भागीदारी मोर्चे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। शिवपाल यादव अपने आने वाले दिनों में कार्यक्रम भी तय कर चुके हैं, जिसमें 11 अक्टूबर से उनकी रथ यात्रा निकालने की भी योजना है, जिससे पता तो यह चलता है कि अखिलेश यादव से अलग शिवपाल यादव भागीदारी मोर्चा और अपनी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की पूरे जोरों पर तैयारियां कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग से चिराग पारस को बड़ा झटका। एलजेपी का चुनाव चिन्ह जब्त, दोनों गुट नहीं कर सकेंगे उपयोग। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से चिराग पासवान और पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया है। चुनाव आयोग के बयान के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट चिराग और पासवान में से किसी को भी लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल दोनों गुटों को अंतरिम उपाय के तौर पर उनके समूहों के नाम और उनके उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा सकते हैं। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दावा किया था कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। चिराग पासवान ने आयोग से कहा था कि पशुपति पारस गुट ने अवैध रूप से पार्टी को अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल चुनाव आयोग ने दोनों गुटों की मांग खारिज कर दी है। गौरतलब है कि बिहार में इसी महीने विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। एलजेपी ने भी इसमें उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। फिलहाल जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एलजेपी के चुनाव चिन्ह यानी कि बंगले पर रोक लगा दी है, तो चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों गुटों के लिए उपचुनाव में नई मुश्किल सामने आ गई है। इस समय बिहार की 2 विधानसभा उपचुनाव सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी में ये विवाद तब शुरू हुआ जब इसी साल जून में 5 सांसद चिराग पासवान से अलग होकर पशुपति पारस के खेमे में चले गए और अघोषित तौर पर पशुपति पारस ने एक अलग खेमा बना लिया, जिसे बाद चिराग के चाचा पशुपति पारस ने स्वयं को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए पार्टी अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस बीच लोकसभा में पशुपति पारस गुट को अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक जनशक्ति पार्टी के तौर पर मान्यता दे दी है और बाद में केंद्र की मोदी सरकार में भी वह लोक जनशक्ति पार्टी कोटे से मंत्री बना दिए गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट से हमारा क्या मतलब, बोले राकेश टिकैत, मोदी सरकार पर किया तंज। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार की 3 कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच बने गतिरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में एक समिति का गठन किया था। हालांकि किसान संगठन किसी भी समिति के गठन के पक्ष में नहीं थे। अब भी सरकार का कहना है कि बुलाने के बावजूद भी किसान समिति में कभी शामिल होने नहीं आते। इस बात पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों से बातचीत कर ले। इंडिया टीवी से एक इंटरव्यू एक दौरान राकेश टिकैत ने ये बातें कहीं। उनसे सवाल पूछा गया। सरकार ने कहा कि जो सुनवाई चल रही है उसमें किसानों को पक्षकार बनाया जाए। सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई हुई है। किसानों को बुलाते हैं तो आते नहीं हैं वो लोग, ऐसा सरकार ने कहा कोर्ट में। राकेश टिकैत ने जवाब दिया, नहीं, हम तो जाते हैं। हम तो कह रहे हैं सरकार हमसे कर ले बातचीत। सरकार बात करना नहीं चाहती। हम तो चाहते हैं सरकार से बातचीत हो हमारी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कोर्ट में पक्षकार बनने के लिए तैयार हैं, तो वो बोले, कोर्ट से हमारा क्या मतलब, हमारा मतलब तो सरकार से है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि समाधान करो, अब सरकार करे समाधान। हम तो सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि बातचीत करो हमसे, सरकार बातचीत करती नहीं।